नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो भी होता है, चाहे वो कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन हो या फिर कोई चौंकाने वाला गठबंधन, उसकी गूंज, उसकी आहट पूरे देश की सियासत में सुनाई देती है। देखिए, ये एक लाइन बिहार की पूरी अहमियत बता देती है कि इसकी जो चुनावी कहानी है ना, वो असल में भारत के लोकतंत्र की ही कहानी है। ये कोई छोटी बात नहीं है और यही सोच हमें इस पूरे सफर में गाइड करने वाली है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर बिहार ने ये पहचान बनाई कैसे। इसकी राजनीति में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अहम बना देता है। इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, भारत में लोकतंत्र की जड़ों तक। तो हमारी कहानी आज़ादी की लड़ाई या आधुनिक चुनावों से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले से शुरू होती है, जब भारत की कल्पना भी आज जैसी नहीं थी। तब उस जमीन पर, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, लोक शासन के मतलब डेमोक्रेसी के पहले बीज बोए जा रहे थे। आज के बिहार में जो वैशाली है, उसे दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों यानी रिपब्लिक्स में गिना जाता है। यहाँ लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बल्कि शासक को चुना जाता था। सोचिए जरा, लोकतंत्र की ये पहली झलक हमें यहीं मिली थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। महात्मा बुद्ध और महावीर जैसी महान हस्तियों ने भी तो इसी धरती से समाज में बराबरी और सबकी भागीदारी का संदेश दिया था। यानी वो विचार जो डेमोक्रेसी की नींव हैं, वो बिहार की मिट्टी में लगभग 2500 साल पहले ही फल फूल रहे थे। अच्छा, अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आज़ाद भारत में पहुंचते हैं। इस दौर में बिहार का जो पॉलिटिकल सीन था, वो बिल्कुल अलग था। देखिए, बिहार में आधुनिक राजनीति की चिंगारी तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से ही लग चुकी थी। आज़ादी के बाद जब 1952 में पहले चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। और इसके बाद तो करीब करीब 2 दशकों तक, 1967 तक, बिहार पूरे भारत की तरह ही कांग्रेस का एक बहुत मजबूत किला बना रहा। लेकिन 1967 के बाद राजनीति की हवा बदलने लगी और फिर आया एक ऐसा दौर, एक ऐसा तूफान, जिसने सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1974। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और छात्रों में जबरदस्त गुस्सा था। इसी माहौल के बीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम में बदलाव की लड़ाई थी। और इसका सेंटर, इसका केंद्र बिहार ही था। और कमाल की बात देखिए, बिहार में शुरू हुए इसी आंदोलन ने देश में जनता पार्टी को जन्म दिया। और फिर 1977 में आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मतलब बिहार से उठी एक चिंगारी ने दिल्ली की सत्ता का तख्ता पलट दिया था। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बिहार की राजनीति में एक सामाजिक बदलाव की बहुत बड़ी लहर उठी। एक ऐसी लहर जिसने राजनीति के सारे समीकरणों को फिर से लिख दिया। ये दौर था मंडल पॉलिटिक्स का। अब ये मंडल पॉलिटिक्स क्या थी? ये मंडल कमीशन की सिफारिशों पर आधारित राजनीति थी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज के लिए आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी की बात थी। इसका मकसद था सामाजिक न्याय, उन तबकों को आवाज देना जो सदियों से हाशिया पर थे। और फिर साल 1990 में इसी सामाजिक न्याय की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे लालू प्रसाद यादव। उनके सत्ता में आने के साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक दावेदारी का एक नया और बहुत ही शक्तिशाली दौर शुरू हो गया। उस दौर की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये नारा काफी है: भूरा बाल साफ करो। इसका मतलब था समाज के जो ताकतवर तबके थे, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, उनके दबदबे को सीधी चुनौती देना। इस एक नारे ने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी थीं। अच्छा, नई सदी की शुरुआत के साथ ही बिहार की राजनीति का जो मेन मुद्दा था, वो एक बार फिर करवट लेने लगा। अब बहस सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही नहीं रही, बल्कि एक नया शब्द, एक नया विषय चर्चा के केंद्र में आने लगा। ये बदलाव दो नेताओं की राजनीति में बिल्कुल साफ दिखता है। जहां लालू प्रसाद यादव का दौर सामाजिक न्याय पर टिका था, वहीं 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने राजनीति का पूरा नैरेटिव विकास और सुशासन की तरफ मोड़ दिया। अब सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनावी एजेंडा बनने लगे।
और हाल के सालों में तो बिहार की राजनीति बदलते गठबंधनों का एक अखाड़ा बन गई है। 2015 में देखिए, पुराने दुश्मन जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया। सिर्फ 2 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने वही गठबंधन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2020 में एनडीए जीती तो पर जेडीयू की अपनी ताकत कम हो गई। ये टूटने और जुड़ने का खेल आज भी बिहार की राजनीति की खास पहचान है। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे सफर के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं, आखिर बिहार की राजनीति भारत के लिए इतनी खास, इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब ना यहाँ की राजनीति के एक अनूठे मिक्सचर में छिपा है। यहाँ जाति, धर्म और विकास की उम्मीदें, ये सब एक साथ घुले मिले हैं। और जैसा हमने देखा, इसी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ने बिहार को बार बार राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की ताकत दी है और इसे नए नए राजनीतिक प्रयोगों का एक परमानेंट सेंटर बना दिया है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतनी लंबी और इतनी महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा के बाद आने वाले चुनावों में बिहार का अगला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, अगला राजनीतिक प्रयोग क्या होगा? इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।